Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with the most important and the most interesting topic of class 9th history, that is integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir. In this video lecture we will try to learn all those events which led to the emergence of Jammu and Kashmir princely state, which led to the accession of Jammu and Kashmir princely state with the Indian Union, which led to the bifurcation of Jammu and Kashmir into two UTs via Reorganization Act of 2019. In this series, we will try to learn all those political events which were witnessed in Jammu and Kashmir either before being as a princely state or after being a princely state. So let us we get started. So क्या हो जाता है 1819 में, क्या हो जाता है कि ये जो रंजीत सिंह थे ये कश्मीर पर इन्वेजन करता है। यहां पर जो पहले रूल चल रहा था 1752 टू 1819 वो यहां पर चल रहा था अफगान रूल। तो जब कश्मीर पर इन्वेजन किया जाता है ये जो अफगान रूल होता है इसको यहां पर डिफीट दी जाती है। एंड फाइनली हम ये कहेंगे कि ये जो रंजीत सिंह थे he laid the foundation of Sikh rule in Kashmir and Kashmir became a part of Ranjit Singh's empire। तो यहां तक हमने क्या समझा, 1819 में रंजीत सिंह जो होते हैं वो कश्मीर पर इन्वेजन करते हैं, इन्वेड करते हैं कश्मीर को। तो फाइनली इससे पहले 1752 टू 1819 तक कश्मीर वैली पर अफगान रूल चल रहा था और इस अफगान रूल को रंजीत सिंह के जरिए डिफीट दी जाती है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो रंजीत सिंह है he laid the foundation of the Sikh rule in Kashmir and the Kashmir became a part of the Sikh empire। तो यहां तक होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो गुलाब सिंह साहब थे ये सर्व कर रहे थे सिख एम्पायर को एज ए कमांडर ऑफ सिख आर्मी। तो गुलाब सिंह का इनिशियल रोल ये था कि गुलाब सिंह सिख रूल के अंडर एज ए सोल्जर एज ए कमांडर रिक्रूट हुआ था और यहां पर ये सिख एम्पायर को सर्व कर रहा था। लेकिन बाय द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि वक्त था कि जब 1822 का वक्त होता है, एक बैटल होती है जिसे हम बैटल ऑफ गुम्मट के नाम से जानते हैं। इस बैटल ऑफ गुम्मट में क्या होता है कि ये जो गुलाब सिंह थे इन्होंने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स की बदौलत रंजीत सिंह को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो रंजीत सिंह थे फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर, इन्होंने गुलाब सिंह को यहां पर राजा ऑफ जम्मू बनाया। तो हम यहां पर यह समझ सकते हैं कि ओरिजिनली गुलाब सिंह वाज ए सोल्जर एंड वाज सर्विंग द सिख आर्मी। एंड फाइनली क्या होता है कि उसके बाद विद द कोर्स ऑफ टाइम बैटल ऑफ गुम्मट में क्या हो जाता है कि ये जो रंजीत सिंह होता है बैटल ऑफ गुम्मट के बाद जून 1822 में गुलाब सिंह को जागीर दी जाती है जम्मू, मींस गुलाब सिंह को जागीरदार बनाया जाता है जम्मू, और वी कैन से गुलाब सिंह बिकेम द रूलर ऑफ द जम्मू बाय रंजीत सिंह। तो फाइनली क्या हो जाता है, ये जो बैटल ऑफ गुम्मट होती है इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो गुलाब सिंह होता है इनको यहां पर राजा ऑफ जम्मू बनाया जाता है 1822 को। तो रंजीत सिंह के जरिए गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू बनाया जाता है, मींस कि अभी जम्मू एंड कश्मीर एज ए प्रिंसली स्टेट का इमरजेंस नहीं हुआ था। अभी जो गुलाब सिंह था ये अभी भी अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सिख किंगडम था, अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सिख एम्पायर था। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है, लास्ट सिख रूलर इनका नाम होता है दिलीप सिंह। पहले हम यहां पर याद रखेंगे कि ये जो रंजीत सिंह होते हैं 1819 में ये कश्मीर को सिख एम्पायर का हिस्सा बनाते हैं। एंड फाइनली 1839 में ये जो रंजीत सिंह साहब थे इनकी यहां पर
ये ही डाइड, इनकी यहां पर डेथ हो जाती है 1839। और फाइनली लास्ट जो रूलर थे वो दलीप सिंह थे। कहा जाता है कि ये जो दलीप सिंह था ही वॉज एन इनकम्पिटेंट रूलर, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सिख एम्पायर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहां पर, या हम कहेंगे ये जो ब्रिटिश यहां पर थे, कि जो एक इंस्टेबिलिटी हुई थी सिख एम्पायर में, और इस इंस्टेबिलिटी का रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पर होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और ये जो जंग होती है ये होती है दिसंबर 1845 टू मार्च 1846। और ये जो जंग होती है इट वाज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द दलीप सिंह आर्मी, और वी कैन से बिटवीन द सिख एम्पायर। और इस जंग के जो रिजल्ट निकलते हैं, अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, ये जो दलीप सिंह होते हैं लास्ट सिख रूलर ऑफ सिख एम्पायर, इनको यहां पर डिफीट दी जाती है। फाइनली हमने यहां पर समझा कि इस जंग के रिजल्ट ये निकलते हैं कि ये जो दलीप सिंह साहब थे इनको यहां पर डिफीट दी जाती है। ये जो गुलाब सिंह थे, जब दलीप सिंह को डिफीट दी जाती है, एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम गुलाब सिंह थे वो अपने नेगोशिएशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू रखते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है 9 मार्च 1846 को। तो फाइनली गुलाब सिंह जो हैं उसकी इनिशिएटिव से यहां पर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है, और ये साइन होती है 9 मार्च 1846। ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, इसके मुताबिक ये जो दलीप सिंह थे ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे ₹1.5 करोड़, बट ये जो दलीप सिंह थे ये पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाया, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ टेरिटरी इसको छोड़नी पड़ती हैं, और उन टेरिटरीज में कश्मीर का रीजन था जिस पर अब सिख रूल नहीं रहता है, और ये टेरिटरीज जो थी इट बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दलीप सिंह थे जब इनको पूरा अमाउंट ये नहीं दे पाते हैं, इसके एवज में इन्हें कुछ टेरिटरीज छोड़नी पड़ी, और जिस टेरिटरी में कश्मीर का रीजन जो था वो भी आता था, वो भी अब सिख कंट्रोल से अलग हो गया, वो भी अब सिख रूल में नहीं रहा, वो भी अब सिख एम्पायर में नहीं रहा। तो अब बाय द कोर्स ऑफ टाइम जब वक्त था 16 मार्च 1846, 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए एक और ट्रीटी साइन की जाती है जिसे हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये ईस्ट इंडिया कंपनी या और ये जो गुलाब सिंह साहब थे इनके दरमियान साइन हुई थी। एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये जो गुलाब सिंह थे ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे ₹75 lakh। Treaty of Amritsar, Gulab Singh was required to pay ₹75 lakh towards the British. In return, the territory between the river Ravi and the river Beas, including the Kashmir Valley, would be given to Gulab Singh. मीन्स कि ये जो गुलाब सिंह थे इन रिटर्न ऑफ दिस ₹75 lakh, इसको यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी है इसको यहां पर दी जाती हैं। और ये हम याद रखेंगे ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसे सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। होप कि यहां तक आपको सही तरह से समझ आया होगा। Thus we can say as per Treaty of Amritsar, Gulab Singh paid ₹75 lakh in return the territories between the river Ravi and the river Beas, including the valley of Kashmir, were given to Gulab Singh. Thus Gulab Singh became the Maharaja of Jammu and Kashmir, or we can say Gulab Singh became the founder of the princely state of Jammu and Kashmir। तो हम यहां पर आप ये कह सकते हैं कि तो अब जो ये गुलाब सिंह थे यहां पर ये पहले राजा थे, राजा ऑफ जम्मू थे ऑनली, अब ये यहां पर महाराजा बनते हैं। मीन्स कि ये यहां पर एब्सोल्यूट किंग बनते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्क यहां पर ये बनते हैं। और जो पूरी टेरिटरी थी जिसे हम प्रोविंशियल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं उस टेरिटरी को फाउंड किया जाता है गुलाब सिंह के जरिए वाया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। होप यहां तक आपको सही तरह से समझ आया होगा।
तो ये जो गुलाब सिंह साहब थे ये खुद कौन थे? ही वॉज फ्रॉम द डोगरा जमवाल डायनास्टी। इनके वालिद साहब का नाम था किशोर सिंह। तो ये जो किशोर सिंह थे ये गुलाब सिंह के वालिद साहब थे। तो फाइनली इनके पास भी एक जागीर थी किशोर सिंह के पास। तो वो जो जागीर थी वो सांबा में थी इनके पास। तो यहां पर हमने समझा कि ये जो गुलाब सिंह हैं ये जिस डायनास्टी को यहां पर फाउंड करते हैं वो डायनास्टी होती है डोगरा डायनास्टी। Thus, we can say Gulab Singh became the founder of the Pronounced State of Jammu and Kashmir or laid the foundation of the Pronounced State of Jammu and Kashmir। तो यहां पर हमें समझ आ चुका होगा। तो पहली बार जब गुलाब सिंह कश्मीर वैली विजिट करते हैं वो वक्त था 9 नवंबर 1848। गुलाब सिंह के जरिए पहली बार कश्मीर का आना होता है। तो फाइनली हम याद रखेंगे कि वाया ट्रीटी ऑफ अमृतसर फ्रॉम 1846 टू 1857 ये जो रूल था ये माना जाता है गुलाब सिंह का रूल। मीन्स कि गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर का एज ए महाराजा 1846 से लेकर 1857 तक रहा था। तो अब हम ये कहेंगे कि गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर पर एज ए महाराजा 11 साल तक रूल करते हैं। 1957 में ये जो गुलाब सिंह साहब थे इनकी डेथ हो जाती है। होप यहां तक आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर हम गुलाब सिंह की बात करेंगे 1846 टू 1857 तक गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा रहते हैं। दस वी कैन से कि 11 इयर्स का रूल करते हैं गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर में। इनके बाद जो महाराजा बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के उन्हें हम जानते हैं महाराजा रणबीर सिंह के नाम से। ये जो महाराजा रणबीर सिंह थे इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रही थी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ऑल द प्रोविंशियल स्टेट्स इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि प्रोविंशियल स्टेट्स ने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स सरेंडर किए थे। अगर जो प्रोविंशियल स्टेट्स के अपने खुद के रूलर्स थे लेकिन स्टिल दे वर अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और दे वर अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी रूल। सो अल्टीमेटली वी कैन से रणबीर सिंह जो था इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था थ्रू ब्रिटिश। तो फाइनल यहां पर आप याद रखोगे कि ये जो रणबीर सिंह थे सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस कोड इनके जरिए दिया जाता है जिसे हम आरपीसी के नाम से जानते हैं। मींस आरपीसी का मतलब हुआ रणबीर पेनल कोड। ये जो रणबीर पेनल कोड है ये रणबीर सिंह के जरिए बनाया गया था। इसको बनाने का मकसद ये था कि लोगों को इंसाफ दिया जाए और जल्द इंसाफ दिया जाए, और यही मकसद था रणबीर पेनल कोड बनाने का। और साथ ही साथ हम यहां पर यह याद रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट का जो ओरिजिन हुआ था वो भी रणबीर सिंह के एरा में ही हुआ था 1877 में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आरएसपोरा है जम्मू रीजन में लोकेटेड है। मीन्स कि ये जो आरएसपोरा है मीन्स रणबीर सिंह पोरा, ये भी रणबीर सिंह के नाम पर बनाया गया है। एंड आरएसपोरा के मुतालिक आप याद रखोगे ये जो आरएसपोरा है बासमती चावल बासमती राइस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। वहां पर बासमती राइस की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तादाद पर होती है, और ये जो बासमती कल्टीवेशन होती है आरएसपोरा की ये एक्सपोर्ट की जाती है ड्यू टू इट इज ग्रेट क्वालिटी। रणबीर सिंह का जो टेन्योर रहता है रणबीर सिंह इनका टेन्योर एज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहता है 1857 टू 1885। इनके बाद आता है महाराजा प्रताप सिंह। ये जो महाराजा प्रताप सिंह थे ये थे फ्रॉम 1885 टू 1925, और इनके एरा में भी बहुत ज्यादा इंटरफियर होता है जम्मू एंड कश्मीर में, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्रताप सिंह के जरिए ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है।
तो यहां पर हम याद रखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम गैप ऑफ प्रताप सिंह द ब्रिटिश रेजिडेंट वाज अपॉइंटेड। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश। तो फाइनली प्रताप सिंह के एरा में ब्रिटिश रेजिडेंट को जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टेट काउंसिल का ओरिजिन हुआ था, स्टेट काउंसिल स्टेब्लिश किया गया था प्रताप सिंह के एरा में। स्टेट काउंसिल मींस इट वाज ए काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स होते थे, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, ये इमर्ज हुई थी, ये स्टेब्लिश की गई थी प्रताप सिंह के एरा में। और यहां पर आप फर्दर याद रखोगे कि ये जो प्रताप सिंह थे, इनके टाइम गैप में जम्मू एंड कश्मीर का जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसे हम मोहरा के नाम से जानते हैं, और ये जो मोहरा है ये उरी बारामूला में बनाया गया है। इसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी थी वो थी 5 मेगावाट, और प्रेजेंट इसकी कैपेसिटी जो है दैट इज 9 मेगावाट। ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला पावर प्रोजेक्ट था जिसका मकसद जम्मू एंड कश्मीर के हर एक जगह तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना था, और जम्मू एंड कश्मीर में साथ ही साथ इस मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के जरिए इकोनॉमिक पोटेंशियल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन की जाए, यही मकसद था जो प्रताप सिंह के जरिए ये स्टेप्स लिए गई थी। तो फर्दर हम याद रखेंगे जो एसपी कॉलेज है, श्री प्रताप सिंह जी कॉलेज, वो भी इनके एरा में ही बनाया गया था। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे वो फील्ड्स थे जो हेल्थ केयर सेक्टर में लिए गए थे, एजुकेशन की फील्ड में लिए गए थे, एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए लिए गए थे, और बहुत सारे स्टेप्स वो थे जो प्रताप सिंह ने उठाए थे फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल द पब्लिक। तो इसके बाद हमारे पास जो रूलर आते हैं, इसके बाद आते हैं हरि सिंह। हरि सिंह का जो टाइम गैप था इट वाज फ्रॉम 1925 टू 1949। 1925 टू 1949 तक जम्मू एंड कश्मीर का पर जिनका रूल रहता है वो होते हैं महाराजा हरि सिंह। और ये जो महाराजा हरि सिंह थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम याद रखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी जम्मू एंड कश्मीर की बरकरार रखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम याद रखेंगे कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट था जिसको अपॉइंट किया गया था प्रताप सिंह के जरिए, तो ये इस पोस्ट को यहां पर एबॉलिश करता है। मीन्स कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया गया था प्रताप सिंह के जरिए, इस ब्रिटिश रेजिडेंट के पोस्ट को यहां पर एबॉलिश किया जाता है। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस पोजीशन को यहां पर हरि सिंह के जरिए खत्म किया जाता है। साथ ही साथ ये जो हरि सिंह थे, ये एक इंपॉर्टेंट, या हम ये कहेंगे सीनियर मेंबर रहे थे स्टेट काउंसिल की। जो स्टेट काउंसिल प्रताप सिंह के जरिए बनाया गया था उसके इंपॉर्टेंट मेंबर रहे थे हरि सिंह। और हरि सिंह ने क्या किया कि जो एजुकेशन थी, कंपल्सरी एजुकेशन को पास किया, एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया, और यहां पर गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले डाउन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक फंड था जिसे हम धन देवी मेमोरियल फंड के नाम से जानते हैं। धन देवी मेमोरियल फंड का काम ये था कि जो भी गर्ल चाइल्ड है इसको बोझ ना समझा जाए, और इसलिए तमाम उन पेरेंट्स को जिनकी बच्चियां हुआ करती थी उनको वजीफे दिए जाते थे ताकि बच्चियों को बोझ ना समझा जाए। और बहुत सारे वो इनिशिएटिव्स थे जो पब्लिक वेलफेयर के लिए लिए गए थे हरि सिंह के एरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहां पर याद रखेंगे कि जो कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी था इसको यहां पर एबॉलिश किया जाता है। अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट था, पहली बार पूरे इंडिया में जितनी भी परमानेंटली स्टेट्स थी 565 परमानेंटली स्टेट्स वायर इन इंडिया, उन सभी परमानेंटली स्टेट्स में हरि सिंह के जरिए, या हरि सिंह पहले महाराजा ऑफ इंडिया बनते हैं, या पहले महाराजा ऑफ, पहले किंग, पहले रूलर ऑफ एनी परमानेंटली स्टेट बनते हैं जो अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली एबॉलिश करते हैं। और जो भी पब्लिक प्लेसेस थी उनको
अलाउ किया जाता है फॉर द जनरल पब्लिक, मीन्स के वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाती। उसके बाद अल्टीमेटली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है, इस आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉलिश किया जाता है। प्रेजेंटली अनटचेबिलिटी इज एन पनिशेबल ऑफेंस। अब यहां पर जब हरि सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा, इसी टाइम गैप के दौरान क्या होता है कि एक वक्त होता है जब 15 अगस्त 1947 का वक्त होता है। तो ये जो इंडिया होता है, इंडिया गेनड इंडिपेंडेंस, मीन्स कि इंडिया को यहां पर आजादी मिलती है। इंडिया में दो तरह की टेरिटरीज थी। एक टेरिटरीज उनको हम कहते थे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, दे वर 11 इन नंबर। ये टेरिटरीज वो थी होम वायर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये 11 प्रोविंसेस थी, एक तरह की टेरिटरीज थी। दूसरी जो टेरिटरीज थी ये थी प्रिंसली स्टेट्स की, और इनका जो नंबर था इट वाज 565। यहां पर आप याद रखोगे कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाती है वाया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो पावर ट्रांसफर किया जाता है वो सिर्फ इन 11 प्रोविंसेस का ही किया जाता है। रेस्ट जो ये 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके पास अपने रूलर्स थे, लेकिन वाया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इनको दो ऑप्शन दिए गए। पहले इनको 3 ऑप्शन दिए गई थी, उसके बाद जो माउंटबेटन प्लान आ जाता है उसमें से 2 ऑप्शंस ही प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी गई थी, आइदर टू एक्सीड विद द इंडियन यूनियन और टू एक्सीड विद द पाकिस्तान। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनके पास 2 ऑप्शंस थी, 2 options of integration, that means either to accede with India or to accede with Pakistan। कहा जाता है by the course of time most of these 565 states joined India and some जो territories थी they acceded with Pakistan। लास्ट पर जो इशू रहता है एक्सेशन का इशू रहता है, मींस जो लास्ट पर कंट्रोवर्शियल इशू बनता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स ना ही इंडिया के साथ एक्सीड हो जाती हैं परमानेंटली, ना ही पाकिस्तान के साथ इशू होती है परमानेंटली, मींस वो एक इशू इमर्ज हो जाता है। वो 3 तरह की टेरिटरीज थी, वो 3 टेरिटरीज थी। उनमें से हम याद रखेंगे, एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ में भी इंडिपेंडेंट रूलर था, हैदराबाद में भी इंडिपेंडेंट रूलर था, जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडिपेंडेंट रूलर था। अब ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्यों बने थे कि ये जो जूनागढ़ का रूलर था ये इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं होना चाहते थे, जिसका रिजल्ट लास्ट पर ये निकलता है कि यहां पर रेफरेंडम किया जाता है, जिसमें से जो 99% पॉपुलेशन होती है वो इंडिया के फेवर में वोट कास्ट करती हैं। फाइनली इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जूनागढ़ वाज इंटीग्रेटेड विद इंडियन यूनियन वाया रेफरेंडम वाया प्लेबिसाइट। तो जूनागढ़ का इशू यहां पर खत्म हो जाता है। उसके बाद हैदराबाद का इशू रहता है। हैदराबाद पर पुलिस एक्शन किया जाता है। निजाम ऑफ हैदराबाद जो था वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं होना चाहता था, लेकिन बीच में से एक टेरिटरी, इंडिया की बीच में एक टेरिटरी रही जो चाहे इंडिपेंडेंट रहे या पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट की जाए, तो ये इंडिया की यूनिटी के लिए बेहतर नहीं था। तो इसके हिसाब से जो हैदराबाद था वहां का जो निजाम था उस पर एक ऑपरेशन किया गया, जिस ऑपरेशन को नाम देते हैं ऑपरेशन पोलो। Operation Polo was an operation wherein the state of Hyderabad was acceded with the Indian Union by the police action, और इस पुलिस एक्शन में thousands of people were killed, हजारों की तादाद में लोग वो थे जिनको मारा गया था। लास्ट पर रिजल्ट ये निकलता है हैदराबाद also became a part of the Indian Union। तो अब जो लास्ट पर इशू रहता है ये रहता है जम्मू एंड कश्मीर का। अब हम यहां पर समझेंगे कि ये जो लास्ट रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के एज अ प्रिंसली स्टेट वो थे हरि सिंह।
ये जो महाराजा हरि सिंह साहब थे, इन्होंने ना ही एक्सेशन किया था पाकिस्तान के साथ, ना ही एक्सेशन किया था इंडिया के साथ, और दोनों पार्टीज इंडिया एंड पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही इंटीग्रेट होना चाहिए, इंडिया चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ ही इंटीग्रेट होना चाहिए। और इस इशू को खत्म करने के लिए ये जो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, ये हुआ था 12th of August 1947। ये हुआ था बिटवीन थ्री पार्टीज, मीन्स इंडिया, पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन तीन पार्टीज के दरमियान ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा के जरिए साइन किया गया था। एज पर दिस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, महाराजा ने दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान से कुछ दिनों की, कुछ मंथ्स की मोहलत मांगी, अनटिल जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा फाइनल डिसीजन बता क्या मैं अपनी स्टेट को एक्सीड करूंगा इंडिया के साथ और विद द पाकिस्तान। तो अब इस एग्रीमेंट के हिसाब से, अब इस एग्रीमेंट को, अब इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को दोनों इंडियन यूनियन ने और पाकिस्तान ने भी एग्री किया था। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के इंटरनल अफेयर्स में तब तक कोई इंटरफियर नहीं होगा जब तक न महाराजा का कोई फाइनल डिसीजन आ जाए। लेकिन क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर फेस करता है ट्राइबल इन्वेजन। ये जो ट्राइबल इन्वेजन जम्मू एंड कश्मीर में विटनेस किया जाता है, कहीं पर लिखा हुआ है 20th अक्टूबर और कहीं पर लिखा हुआ है 22nd अक्टूबर। 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर विटनेस करता है ट्राइबल इन्वेजन। अब दोनों पार्टी से, इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हुआ था साइन। अब ये पता नहीं था कि ये जो ट्राइबल्स थे ये कहां से आई थी। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम कहा जाता है कि ये जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने खान ड्रेस पहने हुई थी एंड दे वर फ्रॉम द खैबर पख्तून एरिया। इट वाज एन इंडिकेशन दैट दीज वर फ्रॉम द पाकिस्तान। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, Radio Pakistan also announced that an interim government has been installed in Jammu and Kashmir, and thus it was also a reminder that these tribals were from the Pakistan. So finally यहाँ पर जब ट्राइबल इन्वेजन हो जाता है, जो महाराजा हरि सिंह थे, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद की पुकार की, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared that we have signed this standstill agreement. It means we will not interfere in the internal affairs of Jammu and Kashmir until Maharaja's final decision will come. And there is an option कि जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा की इंडिया मदद करने के लिए तैयार है। फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर had to sign the instrument of accession. तो फाइनली अंडर दिस कंपल्शन और अंडर दिस अनसर्टेनिटी और अंडर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, तो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था, वक्त था जब 26 अक्टूबर 1947 जो जम्मू एंड कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। और ये जो एग्रीमेंट होता है 27 अक्टूबर 1947 को, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे के जरिए रेटिफाई किया जाता है। तो फाइनली ऑन 27 अक्टूबर 1947 जो इंडियन आर्मी थी, दे रेज्ड श्रीनगर एयरपोर्ट एंड फाइनली टिल 30th अक्टूबर 1947, जब वक्त होता है 30th अक्टूबर 1947, ये जो इंडियन आर्मी थी, ये सक्सेसफुली ट्राइबल्स को डिफीट देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये भी निकलता है कि ये जो ट्राइबल्स थे, दे वर स्टिल सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग द टेरिटरी ऑफ 78,114 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी। मीन्स
कि 78,114 स्क्वायर किलोमीटर की जो जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंशियल स्टेट की टेरिटरी जो थी, ये ट्राइबल्स अपने कब्जे में करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसको इंडिया के जरिए पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में इसे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो ट्राइबल इन्वेजन था ये यहां पर खत्म हो जाता है। यहां पर हम फर्दर याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन was the first British Governor General of Free India। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फर्दर आप याद रखोगे, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इट वाज सी राजा गोपालाचारी। उसके पास गवर्नर जनरल की पोजीशन को खत्म किया जाता है, इन प्लेस ऑफ इट प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इमर्ज हो जाता है। तो पहले प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद इमर्ज होकर आते हैं। अब जब 30 अक्टूबर 1947 को ये जो ट्राइबल्स हैं इनको यहाँ पर इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉलंटियर्स सक्सेसफुली यहाँ पर उन्हें वो भगाते हैं, उन्हें डिफीट दी जाती है। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है, ऑन द सेम डेट 30 अक्टूबर 1947 क्या हो जाता है कि जो 30 अक्टूबर 1947 ये जो हरि सिंह थे, हरि सिंह क्या काम करते हैं कि ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे इनको यहां पर बनाया जाता है इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। 30 अक्टूबर 1947 ट्राइबल्स को यहां से भगाया जाता है। ऑन द सेम डेट हरि सिंह द लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज एन इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द सेम डेट 30 अक्टूबर 1947। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि ड्यूरिंग 1752 till 1819 the territory of Kashmir was under the complete control of the Afghans. In 1819 Ranjit Singh invaded territory of Kashmir and it resulted the defeat of the Afghan rule and Sikh rule in Kashmir was founded and Kashmir became a part of the Sikh Empire. And finally, ultimately, and by the course of time, Gulab Singh was serving the Sikh court as a commander, as a soldier, and during the Battle of Gumar, he very much impressed the Ranjit Singh, and finally Ranjit Singh made Gulab Singh as the Raja of Jammu in June 1822. So after that, in 1839, Ranjit Singh died, and after his death, many rulers of the Sikh Empire ruled the whole kingdom of Sikh Empire, and the last Sikh ruler of Sikh Empire, Sikh kingdom was Dalip Singh. Dalip Singh was an incapable ruler, he was an incompetent ruler, and finally there was a political instability within the Sikh Empire which created a lot of confusion between the Sikh Empire and the East India Company, and which resulted in the first Anglo-Sikh War from December 1845 to March 1846. The results of the first Anglo-Sikh War were defeat of the Dalip Singh, and after that, by the negotiations of the Gulab Singh, Treaty of Lahore was signed on 9th of March 1846. As per Treaty of Lahore, Dalip Singh was required to pay ₹1.5 crore, but he could not pay the whole amount. And after that, another treaty was signed, which is called as Treaty of Amritsar on 16th of March 1846. As per the Treaty of Amritsar, Gulab Singh paid 75 lakh rupees towards the British. In return, the territory between River Ravi and the River Bees was given to Gulab Singh, including the Valley of Kashmir. Thus, we can say Gulab Singh founded the Jammu and Kashmir as a princely state and laid the foundation of Jammu and Kashmir princely state. And Gulab Singh, he himself was from the Dogra Jamwal dynasty. His father's name was Kishore Singh. He had a small Jagir in Samba, and finally Gulab Singh founded the Dogra rule also in Kashmir. Gulab Singh ruled from 1846 till 1857, and on 9th of November 1848, Gulab Singh first time visited Valley of Kashmir. Gulab Singh total ruled for a complete time of 11 years as Maharaja of Jammu and Kashmir. Finally died in 1857. After that, Ranbir Singh became the ruler of Jammu and Kashmir. Ranbir Singh
lay down the civil and criminal justice which came in the shape of a Ranbir Penal Code. Most importantly, High Court, the emergence of High Court was witnessed during the time era of Ranbir Singh. RS Pora, Ranbir Singhpur city, RS Pora was founded on behalf of the Ranbir Singh. And finally, RS Pora is most importantly famous for the cultivation of basmati rice, and the basmati rice of RS Pora is exported to our different countries due to its fine quality. Ranbir Singh died in 1885, and after that Pratap Singh became the ruler. Pratap Singh, most importantly, Singh appointed the first British resident in Jammu and Kashmir. Most importantly, he is created the State Council, of which Hari Singh was as a senior member. And finally, Pratap Singh established the Mora hydroelectric power project in Uri Baramulla. The original capacity was 5 megawatt, present capacity is 9 megawatt. And ultimately, Pratap Singh also led many other different social welfare programs which were beneficial for the common public of Jammu and Kashmir. Pratap Singh died in 1925, and after that Hari Singh became the ruler of Jammu and Kashmir. Hari Singh was the most capable ruler, and during his tenure, most important step that was that he abolished the post of the British resident. He also served as the senior member of the State Council that was established by the Pratap Singh, and most importantly, he made education compulsory. He laid a special stress on the rural education. He established many education institutions in the Jammu and Kashmir for the betterment of the education and for the development of the all-round development of Jammu and Kashmir. During the time era of Hari Singh, India witnessed independence, or India attained independence on 15th of August 1947. In India, there were two types of territories. One that is called British Indian territories. Those were under the complete control of the British government. These were 11 in number, 11 provinces. And there were rest other states, those were called as Pranasli states, and those were 565 in number. These Pranasli states were ruled by the local princes, by the local kings who were having an independence over these territories. By the Indian Independence Act of 1947, these Pranasli states were given two options, either to accede with the Indian Union or to accede with the Dominion of Pakistan. So finally, most of them joined with the India, some joined with Pakistan. Ultimately, there was the issue of three states, three provinces, three Pranasli states, that is Hyderabad, Junagadh and Jammu and Kashmir. Junagadh was integrated with Indian Union via referendum in February 1948. Hyderabad was integrated with Indian Union via police action under Operation Polo in November 1948, and Jammu and Kashmir was a serious issue. Jammu and Kashmir was ruled by the Maharaja Hari Singh. Maharaja Hari Singh wanted independence position of Jammu and Kashmir, but this independence was very much disturbing for the Indian Union as well as for the Pakistan Dominion. So most importantly, to settle this issue, finally Maharaja of Jammu and Kashmir Hari Singh signed standstill agreement with both India and Pakistan on 12th of August 1947. As per standstill agreement, Maharaja demanded a time period from both the territories till Maharaja will decide finally whether he wanted to accede with the Indian Union or he wanted to accede with the Pakistan. So finally, during this time gap, on 20th of October 1947, Jammu and Kashmir witnessed a tribal invasion. So finally, during this tribal invasion, Maharaja demanded Indian help, but India was not ready to help, and finally they agreed on a condition that if Maharaja of Jammu and Kashmir will accede Jammu and Kashmir territory with the Indian Union, we will help Maharaja of Jammu and Kashmir to overthrow these tribals from the territory of Jammu and Kashmir. Finally, on 26th of October 1947, this instrument of accession was signed with the Indian Union, and this 26th of October is every year celebrated in Jammu and Kashmir as Accession Day, and this instrument of accession was ratified by
first British Governor General of Free India, Lord Mountbatten, on 27th October 1947. On the same day, 27th October 1947, Indian Army reached Srinagar Airport, and till 30th of October 1947, they successfully defeated these tribals. But tribals also successfully were able to occupy a territory of 78,114 square kilometer of territory that Pakistan called Azad Kashmir and is called in India as POK. On the same day, 30th of October 1947, Hari Singh, the last Dogra king of Jammu and Kashmir, made Sheikh Mohammed Abdullah as an emergency administrator. This is all in today's video lecture. Hope you all have enjoyed this. If you are new to this channel, do subscribe the channel. Do hit the bell icon so that whenever we upload any video, you may get the latest notification first. So this is all in today's video lecture. We will be back in the next video lecture with the same session of this very topic. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Afi Amanillah.